नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे डेस्टिनेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची को लेकर भारतीय संविधान में काफ़ी वाद विवाद हुआ, न्यायपालिका में और भारतीय सरकार के बीच, इंडियन गवर्नमेंट के बीच काफ़ी टकराव हुआ। तो नवीं अनुसूची क्या है और क्यों ये बीच बीच में चर्चित रहती है या चर्चा में आ जाती है। अभी कुछ वर्ष पहले भारत के जो एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में डालने की बात की। आखिर ये 9th शेड्यूल में क्यों डालने की बात की, क्या है 9th शेड्यूल, इसमें डालने से, इस एक्ट को इसमें डालने से, रिजर्वेशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो आप सब हमारे जो पिछले वीडियो है केशवानंद भारती केस, उसको आप देखे होंगे, तो ये उसमें भी इसका जिक्र आया होगा नवीं अनुसूची का। तो अगर आप उस वीडियो से रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं कि नवीं अनुसूची का उद्भव हुआ कैसे। तो अब आप सबको पता होगा कि हमारा जो देश है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में उद्भूत हुआ और हमारा संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान लागू होने से पहले 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लेकर बना। और भारतीय संविधान के निर्माण के समय बहुत से ऐसे विचारक थे जो समाजवादी थे, जो चाहते थे कि भारत की आज़ादी के दौरान जिन्होंने भारत की आज़ादी में हिस्सा लिया, मजदूरों ने, किसानों ने, महिलाओं ने, उन सबको, या पिछड़े वर्गों ने, दलितों ने, तो उन सबको सामाजिक न्याय या अवसर की समानता अगर चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान करें जिससे उनको समान आर्थिक अवसरों की स्वतंत्रता मिले। तो उसके लिए हमने एक प्रोविज़न किया डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और उस डीपीएसपी में हम लोगों ने पढ़ा था, डीपीएसपी में आर्टिकल 39 बी और सी। तो 39 बी और सी में ये कहा गया कि जो हमारा देश है, हमारे देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनको भी जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, उनको भी समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध हो। और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार तब उपलब्ध होगा जो उनके पास संसाधन होंगे। संसाधनों में उस समय उपलब्ध संसाधन जैसे भूमि होगी, तो किसान मजदूर खेती कर सकेंगे, फसल उपजा सकेंगे। तो उस समय भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे जमींदार, सामंत, राजा हुआ करते थे, रजवाड़े हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमियाँ हुआ करती थी। आपको पता होगा, कभी कभी आप गांव में भी अपने देखते होंगे, कोई बहुत बड़ा जमींदार होगा, अभी भी उसके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी, जबकि पहले 500 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़ तक ज़मीनें हुआ करती थी। तो जब आप इन लोगों से ज़मीनें लेंगे और गरीबों को ज़मीनें पुनर्वितरित करेंगे, तब तो वो सामाजिक न्याय आएगा, पुनर्वितरण होगा, तो उनके पास आय का कोई जरिया होगा, उस पर वो खेती कर सकेंगे। यानी सरकार और किसानों के बीच जो बिचौलिए हैं, जमींदार हैं, वो ना हो तो किसानों की समृद्धि हो कुछ। तो इसके लिए भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करने की कोशिश की गई। चूँकि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे, तो नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो एक उनको कह सकते हैं समाजशास्त्री थे वो, समाजशास्त्री नहीं है वो, उनको आप कह सकते हैं कि समाजवादी व्यवस्था को मानने वाले थे वो। और समाजवादी व्यवस्था के बारे में आप सबको पता है। तो उनका जो समाजवाद था, ये था कि सभी को समान अवसर मिले, सब लोग अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए उनको बुनियादी सुविधाएं दी जाए। तो इसके लिए ये हुआ कि भूमि जो है सुधार किया जाए। अब भूमि सुधार करने के लिए भूमि का पुनर्वितरण जरूरी था। तो भूमि पुनर्वितरण मैंने बताया कि तब होगा जब आप गरीबों से ज़मीनें लेंगे और अमीरों से ज़मीनें लेंगे और गरीबों को पुनर्वितरित करेंगे। तो जब भूमि सुधार के कानून बनने शुरू हुए, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट बनने शुरू हुए, तो
डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास किया गया। तो उसमें समस्या ये आई कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी था, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो न्यायपालिका उसकी संरक्षक थी, न्यायपालिका उसकी संरक्षक थी। और उस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19(1)(f) भी था, जिसमें संपत्ति के अर्जन धारण की ग्रहण की स्वतंत्रता थी। एक आर्टिकल 31 था। तो इसमें आपको था कि संपत्ति का अधिकार है लोगों को। तो जब लोगों को संपत्ति का अधिकार मिला तो सरकार कैसे कानून बनाकर संपत्ति के अधिकार को हटा सकती है या संपत्ति के अधिकार को वायलेट कर सकती है। यानी अगर संपत्ति के अर्जन धारण का ग्रहण का अधिकार है तो न्यायपालिका जो इसकी संरक्षक हैं, और ये इसके लिए अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो हम न्यायपालिका का संरक्षण ले सकते हैं। जबकि डीपीएसपी जो है वाद योग्य नहीं है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायपालिका की ओर रुख नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी ज़मीनें ली गई थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और गुहार लगाई कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, भाई हमारे संपत्ति का अधिकार हमको मिला हुआ है, और अगर हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन होगा तो ये तो फिर हमारे साथ अन्याय हुआ। तो अब समस्या ये उत्पन्न हुई, भारत के जो राजनीतिज्ञ थे या प्रधानमंत्री नेहरू थे या अन्य जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, कि अगर हम समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ सामाजिक सुधार करना चाहते हैं तो इसके आड़े फंडामेंटल राइट आ जाएगा। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फंडामेंटल, ये कुल मिला के विवाद जो उत्पन्न हुआ जहां से 9वीं अनुसूची आई, फंडामेंटल राइट जिसमें 19(1)(f) और 31 और ये आर्टिकल 39(b) और (c) दोनों के बीच विवाद हुआ। तो अब इस पर अगर काम करोगे तो ये वायलेट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देती है। कोई कानून बनता है तो कानून की न्यायिक समीक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट। इसी न्यायिक समीक्षा से जुड़ा 9वीं अनुसूची का मामला है। तो जब कानून की न्यायिक समीक्षा करेगी सुप्रीम कोर्ट तो उसको अवैध घोषित कर देगी, तो सुधार हो नहीं पाएंगे। तो नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री थे, 1951 में एक उपाय किए, और संविधान में पहले भारत जब संविधान लागू हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थीं, 9वीं अनुसूची जोड़ दी। अब क्या है 9वीं अनुसूची, इधर हम लोग बढ़ रहे हैं इस टॉपिक की ओर। जब 9वीं अनुसूची उन्होंने जोड़ी तो इस अनुसूची में एक प्रावधान बनाया कि जो है हम एक ऐसा कानून जो डीपीएसपी को लागू करता है, चाहे वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, हम उन सभी कानूनों को, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्र के हों, हम उनको भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में अगर शामिल करते हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, न्यायिक समीक्षा नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की पावर जो है छीन ली गई। तो अब अगर सरकार कोई भी कानून बनाती है और ये जो आर्टिकल 19(b) और (c) को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे भूमि सुधार के कानून हो गए, मुख्यतः ये कानून तो भूमि सुधार के लिए ही थे, तो अब इसकी अगर न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी तो कोई भी व्यक्ति जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 और 31 का, वो चैलेंज नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करने का अधिकार ही नहीं रख पाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो 9वीं अनुसूची जो है इसी के बारे में है कि भारतीय जो कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में गए 9वीं अनुसूची को लेकर, और फिर 9वीं अनुसूची में ढेर सारे सुधार भी हुए। इस पर 9वीं सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अपना निर्णय सुनाया 9वीं अनुसूची को लेकर, जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे आगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 9वीं अनुसूची जो है उस पर क्या संशोधन हुआ, 9वीं अनुसूची को लेकर क्या एक्ट बनाया गया, संशोधन या एक्ट। तो आप सबको पता होगा कि जो आर्टिकल 31 था मौलिक अधिकार, तो 31 में B और C नाम के 2 आर्टिकल जोड़ दिए गए
और ये बताया गया कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में जो विषय शामिल हो रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भूमि सुधार का कानून है, अगर वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है तो वो विषय मौलिक अधिकार जो 31 और 20 का है वायलेशन करता है, वो रद्द माना जाएगा। यानी कोई भी ऐसा कानून बन रहा है जो मौलिक अधिकारों के 31 में कहा गया है कि वो कानून जो है मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन कर रहा है तो रद्द हो जाएगा। तो उसमें आर्टिकल बी और सी एक प्रावधान जोड़ दिया गया और उसको उन्मुक्तियां दी गई कि ऐसा कोई भी कानून जो भूमि सुधारों से संबंधित है, जो सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए किसी प्रयास से संबंधित है, उसको आर्टिकल 13 द्वारा अवैध नहीं किया जा सकता। यानी ये प्रावधान 24, 25 और 29 में संशोधन किया गया। इसी एक संशोधन में ये प्रावधान जो है जोड़ दिया गया, बी और सी, इंदिरा गांधी सरकार के जमाने में। तो इस तरीके से इसको मजबूत बनाया गया। जब ये प्रावधान जोड़ दिया गया तो इसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से केशवानंद भारती का वाद निकल कर आया, जिसको मैंने आपसे बताया था। अब 9वीं अनुसूची आप समझ गए, जुडिशियल रिव्यू, और इस पर आप IR कोइल्हो, सुप्रीम कोर्ट का क्या मामला था? IR कोइल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, दो 2007 में एक मामला गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो केशवानंद भारती केस में हम लोगों ने फैसला जो दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, तो भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में उसने न्यायिक समीक्षा को शामिल कर दिया। न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका पार्ट न्यायिक समीक्षा भी है। और एक और प्रावधान शामिल कर दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर में कि संविधान में सीमित संशोधन करने की शक्ति है। भारतीय संविधान में जो संसद है वो सीमित ही संशोधन कर सकती है, बहुत व्यापक स्तर पर संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये IR कोइल्हो वाला मामला जो है वो काफ़ी प्रीलिम्स और मेंस में UPSC में पूछा भी जाता है। यानी इससे जो न्यायिक समीक्षा का सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो इमर्ज हुआ कि संसद अगर कोई विधि बनाती है और उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है, तो अब तक ये चलन था कि सरकार उस पर स्वतंत्र हो जाती है कि अब उस पर कोई टकराव नहीं होगा या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा या उस कानून को कोई रद्द नहीं करेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम IR कोइल्हो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम ऐसा कोई विषय जो 9वीं अनुसूची में शामिल है उस पर भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उसकी वैधानिकता की जांच परख कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या नहीं करता है। अब ये आप जान गए कि IR कोइल्हो वाला मामला क्या है। अब हम ये जानेंगे कि इसके जो विवाद के पीछे का कारण है उसमें उसकी आलोचना क्यों की जाती है। भाई 9वीं अनुसूची की जरूरत क्या है, आलोचना क्यों की जाती है 9वीं अनुसूची की? तो 9वीं अनुसूची की जो आलोचना के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि यह मूल अधिकारों के विरुद्ध है। मूल अधिकारों के विरुद्ध। अब आप कहेंगे कि यह कैसे मूल अधिकारों के विरुद्ध है? तो देखिए, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो DPSP को प्रमोट करने के लिए जोड़ी गई, सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए जोड़ी गई, समान अवसरों की स्वतंत्रता देने के लिए जोड़ी गई। लेकिन जब ये जोड़ी गई तो मौलिक अधिकार का जब उल्लंघन हुआ, संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, तब ये अस्तित्व में आई। यानी ये जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, हमारे संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो इसकी आलोचना के बारे में अगर पूछे तो आप ये टॉपिक दे सकते हैं कि ये मूल अधिकारों के विरुद्ध है 9वीं अनुसूची। यानी जो आप समाज में संपत्ति रख सकते हैं, जो आपका जो अधिकार है, जिसे कानूनी अधिकार बना दिया गया 1976 में संशोधन, 1978 में संशोधन करके मोरारजी सरकार ने संशोधन करके इसको कानूनी अधिकार में बना दिया और 300 क में इसको शामिल कर दिया। पहले ये मूल अधिकार का पार्ट हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, तो उसके विरुद्ध ये 9वीं अनुसूची आई थी, तो मूल अधिकारों के विरुद्ध है। इसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत के भी विरुद्ध थी। न्यायिक पुनर्विलोकन
अब न्यायिक पुनर्विलोकन मैंने आपको बता दिया कि कोई भी कानून जो है उसकी वैधानिकता की जांच कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो अब 9वीं अनुसूची आई तो इसका मतलब हुआ कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी विषय को डाल दिया जाए तो उसके कानून की वैधानिकता की जांच, ये वो लीगल है या नहीं है, मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है नहीं, सबका जो राइट है जुडिशियल रिव्यू का वो न्यायपालिका का छीन जाता है। तो इसके भी विरुद्ध है ये। इसी में आप लोग देखेंगे यल चंद्र कुमार का मामला आया था एक, यल चंद्र कुमार बाद। तो यल चंद्र कुमार बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट की आर्टिकल 26 के तहत शक्ति प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 और अनुच्छेद 32 जो आर्टिकल 32 के तहत ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति निहित है। और उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यह शक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त एक अद्वितीय विशेषता है और मूल संरचना का हिस्सा है। यानी जुडिशियल रिव्यू जो है वो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गई है। तो 9वीं अनुसूची बनाकर आप उसके शक्ति का हनन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चीजें फिर डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो ये रही 9वीं अनुसूची की ये बात। अब इसकी उपयोगिता क्यों समाप्त हो गई है? विवाद ये भी उठता है कि 9वीं अनुसूची अगर अभी तक है तो क्यों है, क्या इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रासंगिकता है। देखिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो रिलेवेंसी उसकी उठती है कि प्रासंगिकता है या नहीं। दिखता तो आपको जाहिर सी बात है कि पता ही होगा कि 9वीं अनुसूची आई इसलिए थी ताकि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके, समाज में सबको समान अवसर उपलब्ध हो, आर्थिक सुधार हो सके। तो इसके लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी ताकि भूमि सुधार के जो कानून है उसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन के आधार पर किसी भी कानून को रद्द न किया जा सके। उसको 9वीं अनुसूची में डाल दोगे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो सुधारों को गति मिल सकेगी। तो तब तक ये जरूरी था। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे विधेयक बनते गए जिसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया ताकि उस पर जुडिशियल रिव्यू ना हो सके, और ऐसे विषय जिसकी कोई जरूरत नहीं थी 9वीं अनुसूची में डालने की। और बात में राजनीति चमकाने के लिए भी बहुत सारे लोग अपने मुद्दों को 9वीं अनुसूची में डलवाने के लिए आवाज उठाते रहते हैं। आपको पता होगा कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 69% रिजर्वेशन है। तो 69% रिजर्वेशन को उसने 9वीं अनुसूची में डाल रखा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ताकि निर्णय न ले पाए। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो अप्रासंगिक हैं और उसमें 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 9वीं अनुसूची प्रासंगिक रह गई है? अगर प्रासंगिक नहीं है तो उसे हटा देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए या उन्मूलित कर देना चाहिए उसको। तो एक ये रही बात। इसके बाद अब 9वीं अनुसूची पर मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन को जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना है। यल चंद्र कुमार मामले में भी और IR कोयल्हो मामले में भी उसने ये बात दोहराई है। IR कोयल्हो वाला जो मामला है आपको पता होगा कि वो UPSC के मेंस प्रश्न में भी पूछा है, तो मैं उसको बताऊंगा कि क्या प्रश्न था। इससे पहले आपको ये बता दूं कि उच्चतम न्यायालय जो 9th शेड्यूल के बारे में कोई चीज जांचता है या आकलन करता है तो किन आधारों पर आकलन करता है। तो उच्चतम न्यायालय जो है कानून की वैधता जब जांच करता है तो दोहरे परीक्षण का निर्धारण करता है। दोहरा परीक्षण, मान लीजिए कोई मामला है और संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, तो उसका वो दोहरा परीक्षण कैसे करता है। पहला तो कि क्या यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। मान लीजिए कोई कानून बनाया और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो क्या यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। क्या यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। और दूसरा है कि क्या यह मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है। मूल ढांचा, पहला तो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है और दूसरा क्या यह मूल ढांचे को क्षति पहुंचाता है। अगर दोनों का उत्तर हाँ है तो फिर उसको 9वीं अनुसूची में कोई विषय शामिल अगर कर दिया गया है तब भी उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। अगर दोनों शर्तों का उल्लंघन हो रहा है तो अगर आप उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे तब भी उसको जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
तो मूल ढांचे में क्या क्या शामिल है आपको यह भी पता होगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लें। संघवाद मूल ढांचे का विषय है, संसदीय शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, ये सारे ढेर सारे विषय समय समय पर सुप्रीम कोर्ट तय करती रहती है। ये सब जो है बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जो है संशोधन नहीं होने देगी। यानी अगर संसद उस पर कोई संशोधन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर सकती है। जैसे आप एनजेसी का मामला देखें, न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जो एनजेसी एक्ट बना था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि वो न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। अब लास्ट पोर्शन की ओर चलते हैं अपने कि यूपीएससी ने क्या प्रश्न पूछा था। यूपीएससी क्वेश्चन 2016 में पूछा था मेंस में। मेंस में प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि कोयल्हो मामलों में क्या ठहराया गया था, आईआर कोयल्हो जो मैंने बताया, क्या इस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि संविधान की मूलभूत विशेषताओं में न्यायिक समीक्षा का विशेष महत्व है। यानी आप देख रहे हैं कि 9वीं अनुसूची से और न्यायिक समीक्षा से सीधे यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 9वीं अनुसूची क्या है, और 9वीं अनुसूची में जो न्यायिक समीक्षा है उससे भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं, अगर न्यायिक समीक्षा न हो तो उससे क्या असर पड़ेगा, और अगर न्यायिक समीक्षा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसी संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें न्यायिक समीक्षा का क्या महत्व है। बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू, यानी दोनों को बेस बनाकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था आईआर कोयल्हो का मामला। तो इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर से अपडेट रहते हैं और स्टैटिक्स से उसको जोड़ के पढ़ते हैं कोई चीज़, तो आपको दिक्कत नहीं होती है और आप प्रीलिम्स या मेंस में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में इस वीडियो में आपको बताया है कि 9वीं अनुसूची क्या थी, इस पर इतना ज़्यादा विवाद क्यों होता रहता है, और कैसे ये जुडिशियल रिव्यू का मामला बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। तो आप दोनों वीडियो को रिलेट करके पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने इसको इतना प्यार से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए ताकि उन तक के भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचे। हम अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।